and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 28th October 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of September 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It compares Indian secularism with Western secularism. और ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मल्टीपल जगहों पे यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज द आइडियाज डिस्कस्ड हियर इन पेपर 1 while writing an essay. You can use it in Indian Society paper 2, International Relations paper 3, and you can also use these ideas in Political Science optional as well as Sociology optional. सो इस आर्टिकल का पहले बैकग्राउंड समझते हैं. इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें फ्रांस की डेमोग्राफी समझनी होगी, बिकॉज दिस आर्टिकल मेनली टॉक्स अबाउट फ्रांस एंड डेवलपमेंट्स इन फ्रांस. तो देखो, फ्रांस की ओवरऑल पॉपुलेशन लगभग 6.5 करोड़ की है, 6.5 करोड़. आउट ऑफ दिस अबाउट 9% ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज समवेयर क्लोजर टू 50 लाख, फॉलोज इस्लाम. तो मुस्लिम धर्म के लोग हैं लगभग 50 लाख लोग 6.5 करोड़ लोगों में से, जबकि 80 to 85% पॉपुलेशन यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ क्रिश्चियनिटी, वो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं. और ये जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, इस्लाम रिलीजन के लोग हैं, दे हैव मोस्टली माइग्रेटेड फ्रॉम दिस सहारन सब सहारन रीजन टू फ्रांस. ये जो एरिया है, ये सहारन और सब सहारन एरिया है अफ्रीका का, दीज वेयर कॉलोनीज ऑफ फ्रांस बिफोर वर्ल्ड वॉर 2. तो ये कॉलोनी हुआ करता था और इस कारण से कई सारे लोग जो यहाँ पे रहते थे, सिंस इट वाज ए फ्रेंच कॉलोनी, इस कारण से यहाँ से माइग्रेट होकर के फ्रांस में कुछ कुछ काम करने के लिए, अलग अलग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वहाँ जाकर के सेटल हो गए. जैसे इंडिया कॉलोनी था ब्रिटेन का, तो कई सारे इंडियंस वेंट एंड सेटल इनटू ब्रिटेन. वैसे ही ये कॉलोनी था फ्रांस का, तो बहुत सारे इस्लामिक रिलीजन के लोग दे माइग्रेटेड फ्रॉम दिस एरिया एंड सेटल्ड इनटू फ्रांस. तो इस कारण से अब क्रिश्चियनिटी के बाद ए सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ Islamic religion is there in France. अब इस आर्टिकल में पहले कंपैरिजन किया गया है इंडियन सेकुलरिज्म का वेस्टर्न सेकुलरिज्म से, फिर करंट इश्यूज पे आएंगे. तो देखो, इंडियन सेकुलरिज्म क्या है, हमारे यहाँ पे सेकुलरिज्म का क्या मतलब है हमारे देश में. इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन बाय द गवर्नमेंट, सर्वधर्म संभव, चाहे जिस धर्म के भी लोग हों उन सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है. लेकिन अब इसको ज़रा ध्यान से समझना है कि इक्वल ट्रीटमेंट का क्या मतलब. इस इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब है कि देयर विल बी नो प्रिविलेज और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी रिलीजन, चाहे वो मुस्लिम धर्म के लोग हों, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, किसी के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. और साथ ही साथ किसी को कोई प्रिविलेज भी नहीं दिया जाएगा कि आप इस धर्म को बिलोंग करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा. लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि द स्टेट और द गवर्नमेंट विल आइडेंटिफाई इट्स सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. तो ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार आपको जब देखेगी, किसी भी जनता को देखती है, लोगों को देखती है, तो उसको उसमें उसका रिलीजन के बेसिस पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकती. इस बात को हमें ध्यान से समझना है. हमारी पूरी सेकुलरिज्म इसी आइडिया पे बेस्ड है. हमारी सरकार लोगों की प्रोफाइलिंग कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कि ये लोग मुस्लिम धर्म को बिलोंग करते हैं, ये लोग हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं, ये क्रिश्चियन को बिलोंग करते हैं, ये पारसी को बिलोंग करते हैं. एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले जियो पारसी स्कीम चलाया था भारत सरकार ने. पारसी लोगों की पॉपुलेशन घटते जा रही है, तो उस पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए जियो पारसी स्कीम चलाया था. एक सचर कमेटी बैठाई थी मुस्लिम लोगों के लिए कि मुस्लिम लोगों का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे किया जाए. मुस्लिम लोगों को, बाकी माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन दिया जाता है. तो इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार आइडेंटिफाई करती है, जब सिटीजन्स को देखती है तो उसको ये भी देखती है कि अच्छा आप इस धर्म को बिलोंग करते हैं, आप इस धर्म को बिलोंग करते हैं. बट दैट इज़ नॉट वायलेशन ऑफ सेकुलरिज्म. अगर सरकार किसी एक पर्टिकुलर रीजन के कि अच्छा आप इस्लाम धर्म को बिलोंग करते हैं और आपके कम्युनिटी के लोगों में अभी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, तो आपके लिए हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, दैट इज़ नॉट कंसिडर टू बी वायलेशन ऑफ सेकुलरिज्म. देखो, आप इस्लाम धर्म को बिलोंग करते हैं इसलिए रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है. आप इस्लाम धर्म को बिलोंग करते हैं और इस कम्युनिटी के ज़्यादातर लोग थोड़े इकोनॉमिक बैकवर्ड हैं, इसलिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है.
इस बात को आप समझिए, दैट इज़ नॉट वायलेशन ऑफ इक्वालिटी और वायलेशन ऑफ सेकुलरिज्म। सो द पॉइंट इज़ कि हमारे देश में जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे सरकार लोगों को आइडेंटिफाई कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि अच्छा ठीक है, आप मुसलमान हैं, यू आर ए मुस्लिम, फाइन, यू बिलोंग टू अ कम्युनिटी दैट इज़ जनरली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सो आप रिजर्वेशन भी ले लीजिए। एट द सेम टाइम अगर आपके रिलीजन में कोई सोशल इविल है जैसे ट्रिपल तलाक, तो उसको रोकने के लिए सरकार कानून भी बनाएगी। सो दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डिस्क्रिमिनेशन, कि आप मेरे धर्म के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना। सरकार आपको देख रही है, आपको रिलीजन की पहचान रही है, आपको रिलीजन के बेसिस पे आपकी कम्युनिटी को आइडेंटिफाई कर रही है, आपको जो ज़रूरत है वो दे रही है, और आपके अंदर जो कमियां हैं उसको दूर कर रही है। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल इंगेजमेंट एंड इक्वल डिसएंगेजमेंट, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। वैसे ही सरकार हिंदू धर्म के लोगों को आइडेंटिफाई करेगी कि अच्छा आप हिंदू धर्म को बिलोंग करते, तो चलिए आपके लिए 4 धाम यात्रा प्रोजेक्ट में बिल्ड कर देता हूं कि आपको अब केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे जो रिलीजियस पिलग्रिम साइट है वहां पे जाने के लिए, वैष्णो देवी जाने के लिए तकलीफ ना हो, क्योंकि आप वैसे भी जाते हैं तो आपके लिए तकलीफ ना हो। लेकिन एट द सेम टाइम आपके रिलीजन में जो इविल्स हैं, कास्ट बेस्ड इविल्स, डिस्क्रिमिनेशन, डॉरी, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, वीमेन को इक्वल इनहेरिटेंस राइट नहीं मिलता, वो सब के लिए कानून बनाकर सरकार ने इसको रोक दिया। तो मुद्दा ये है कि सरकार आइडेंटिफाई करती है आपको रिलीजन के बेसिस पे। यही मेन डिफरेंस है इंडियन और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में। वेस्टर्न सेकुलरिज्म में कैसा है, जो यूरोप फॉलो करता है या यूएस भी फॉलो करता है टू लार्जर एक्सटेंट, द स्टेट और द गवर्नमेंट डज नॉट आइडेंटिफाई एट ऑल द सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। आप कौन से धर्म को बिलोंग करते हैं इससे उसको कोई मतलब नहीं है। आपका क्या कास्ट है, क्या रिलीजन है, और आपकी क्या रिलीजन के बेसिस पे स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। यू आर जस्ट अ सिटीजन। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन है, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। इसको समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आपको और बेहतर समझ आए। देखो, जैसे सिख लोग होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं। अब इंडिया में सिख लोगों को हेलमेट पहनने से एग्जेम्पशन दिया हुआ है कि उनको वो हेलमेट ना पहनेंगे तो भी उन पे फाइन नहीं लगेगा। सो इसका क्या मतलब है कि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट में सिख लोगों को स्पेशल तरीके से आइडेंटिफाई किया गया कि अच्छा आप सिख हैं तो आपके लिए ये कानून नहीं लगेगा। लेकिन फ्रांस में या किसी भी यूरोपियन कंट्री में इस तरह का नॉर्म नहीं है। फ्रांस में सिख लोगों को भी हेलमेट पहनना है, इस कारण से कई सारे सिख प्रोटेस्ट भी हुए थे। तो वहाँ पे वो आइडेंटिफाई करेगा नहीं, अगर हेलमेट पहनना है तो बस पहनना है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरा रिलीजियस रिक्वायरमेंट है कि मैं पगड़ी पहनना है मुझे, दिस कैन नॉट बी क्वेश्चन देयर। सो दे डो नॉट आइडेंटिफाई कि अच्छा आप सिख हैं। फॉर देम यू आर अ फ्रेंच नेशनल, आप एक फ्रेंच सिटीजन है और आपको ये कानून फॉलो करना है। आपका रिलीजन आपका पर्सनल अफेयर है, वहाँ पे घर के अंदर आप पगड़ी पहनो, जो पहनना है पहनो, लेकिन पब्लिक प्लेस में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना है। एंड देयर रिलीजियस कंसिडरेशन विल नॉट बी गिवन। दैट इज द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। इट डज नॉट आइडेंटिफाई एट ऑल देयर सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अब सुन के तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया लगता है, ये बढ़िया है, हमें सरकार को कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए आप कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हैं, कौन से कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इशूज विथ वेस्टर्न सेकुलरिज्म। इसमें एक चैलेंज है, देखते हैं क्या चैलेंज है। देखो, अभी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो है सेकुलरिज्म का, उसमें सरकार जो है वो किसी भी कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करती ही नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। उसने एक मोटे मोटे कानून बना दिए हैं, मोटे मोटे लॉ बना दिए हैं, नॉर्म्स बना दिए हैं, रेगुलेशंस बना दिए हैं कि ये आपको फॉलो करना है, सब लोगों को फॉलो करना है। लेकिन वो जो मोटे मोटे कानून बने हैं, यूनिफॉर्म प्रोविजंस बने हैं, जो यूनिवर्सल नेचर के हैं, जो सब लोगों को फॉलो करना है, वो बने हैं मोर और लेस अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ मेजॉरिटी पॉपुलेशन। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो है क्रिश्चियन, और अनजाने में, अननोइंगली, अनकॉन्शियसली, चूँकि वो डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, तो जो उन्होंने कानून बनाए हैं, जो सिस्टम बनाया है, जो लॉ बनाया है, वो मेजॉरिटेरियन जो पॉपुलेशन है, जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से बना दिया है। अब जो वहाँ पे माइनॉरिटी है उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, उसको लगता है कि हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है। एक इस बात को समझने के लिए एक और बढ़िया एग्जांपल मैं देता हूँ। फ्रांस के अंदर कुछ एक बीचेज हैं जहाँ पे बिकनी पहन के ही आप जा सकते हैं, आप बाकी कोई ड्रेस पहन के जा ही नहीं सकते, दैट इज़ अ कोड। और उसी जगह, उसी देश फ्रांस में विमेन बुर्का नहीं पहन सकती, और इस कारण से मुस्लिम्स ने प्रोटेस्ट किया था, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था 2011 में। तो अब देखो, अब ये बिकनी आपको पहन के जाना है फ्रांस के बीचेज पे, कुछ एक बीचेज हैं, सारे नहीं। ये क्या है, दिस इज ए कल्चर अराउंड द क्रिश्चियनिटी, राइट।
कि उन लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया है, उन्होंने दे आर कंफर्टेबल विद दिस, उन्होंने इसी चीज़ को नॉर्म बना करके कानून बना दिया कि आप यहाँ पे जाएंगे तो बस बिकनी पहन के जाएंगे। और उन्होंने जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, जो मुस्लिम्स हैं जो माइनॉरिटी में हैं, उनका कल्चर है कि उनकी वो औरतें बुर्का पहनेंगी, उसको उन्होंने बैन कर दिया, बोला कि नहीं नहीं इसके तो सिक्योरिटी थ्रेट होता है, कोई भी बुर्का पहन करके और अटैक कर सकता है। सो ये जो है सरकार जो है वो आइडेंटिफाई कर ही नहीं रहे कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, लेकिन मोटे मोटे जो कानून बनाए हैं अननोइंगली इसके हिसाब से बना दिए हैं। अननोइंगली द ऑल लॉज हैव बीन मेड अकॉर्डिंग टू रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब गर्ल्स कैन वियर बिकनी बट नॉट बुर्का। अब सुन के कितना अजीब लग रहा है। तो अब देखो, अगर वहाँ पे मेजॉरिटी वहाँ पे क्रिश्चियन है तो मेजॉरिटी के हिसाब से कानून बन गए हैं और बाकियों को उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो नेचुरली रेपरकशंस तो हो गई ही। मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, अगर मेजॉरिटी वहाँ पे सिख होती या फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग पगड़ी पहनते तो वो लोग पगड़ी पहनने को एग्जेम्पशन दे देते कि ठीक है आपको हेलमेट नहीं पहनना है। लेकिन चूंकि माइनॉरिटी में है सिख कम्युनिटी, मेजॉरिटी में है क्रिश्चियन जो पगड़ी नहीं पहनते, तो उनके हिसाब से कानून बना दिया क्रिश्चियन के हिसाब से, और सिखों को मानना पड़ता है, उनको अपनी पगड़ी उतार करके हेलमेट पहनना पड़ता है अगर फ्रांस में रहना है तो। और इसी तरह के लॉज बाकी यूरोपियन कंट्री में हैं। अगर मान लो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की विमेन बुर्का पहनती तो वही ये लोग नॉर्म बना देते सबके लिए, सब लोगों को बुर्का पहनना पड़ता। लेकिन चूंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी की विमेन का ड्रेस सेंस अलग है तो उन्होंने उसको नॉर्म बना दिया और बुर्का को बैन कर दिया। सो अब माइनॉरिटी को तो ऐसा लगा कि चूंकि बस हमारी नंबर्स कम हैं, हम कम संख्या में, इसलिए हमारे कल्चर को नेग्लेक्ट किया जा रहा है और हमारे ऊपर दूसरों का कल्चर इंपोज किया जा रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम विथ वेस्टर्न सेकुलरिज्म एंड दैट इज लीडिंग टू कन्फ्लिक्ट, दैट इज लीडिंग टू वायलेंस। अब दैट इज लीडिंग टू प्रॉब्लम्स अराइजिंग बिकॉज ऑफ वेस्टर्न सेकुलरिज्म। इसके कारण क्या हो रहा है, जो मेजॉरिटी फेल्स टू एंटिसिपेट द कल्चरल नीड्स ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप। मेजॉरिटी को लग रहा है कि हम तो सबके लिए सेम कानून बना रहे हैं, जो सरकार है उसको लगता है कि हम तो सबके लिए सेम कानून बना रहे हैं। वेयर इज द डिस्क्रिमिनेशन? बट this law, this norm has been according to the requirement of the majority group and majority is quite comfortable with this, so we feel like it is very fine, it is very good norm, but the minorities feel that these norms are being imposed on them। और जो माइनॉरिटी के अंदर सेंस ऑफ एलियनेशन डेवलप होता है। अब सोचो जो लोग 300-400 सालों से रह रहे हैं फ्रांस के अंदर, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, अब उनको बोला जा रहा है कि आप बुर्का नहीं पहन सकते। कुछ लोग, अब सिख कम्युनिटी को बोला जा रहा है कि आप पगड़ी नहीं पहन सकते, इन द नेम ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म, कि भाई हमारे लिए तो सब सेम है, हमने कानून बनाया, आपको फॉलो करना है। बट इस पर एक सेंस ऑफ एलियनेशन डेवलप होता है, एक सेंस ऑफ डिस्गस्ट डेवलप होता है, एंड दिस कैन लीड टू कल्चरल कन्फ्लिक्ट। क्लास ऑफ सिविलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को जानना चाहिए। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय सैमुअल पी हंटिंगटन। ये क्लास ऑफ सिविलाइजेशन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आप जोड़ के देख सकते हैं। एक कंट्री के अंदर सिविलाइजेशनल कन्फ्लिक्ट आएगा, कल्चरल कन्फ्लिक्ट आएगा एक कंट्री के अंदर, व्हेन पीपल विल से कि नहीं नहीं मैं फ्रेंच पर्सन बाद में हूँगा, पहले मैं इस्लामिक कम्युनिटी का इंसान हूँ। इस तरीके से कन्फ्लिक्ट राइज होगा, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन। और फ्रांस में ये प्रॉब्लम्स हाल फिलहाल में कई सारे निकल के आए हैं। कितने सारे एलिनेशन के प्रॉब्लम्स आए हैं, कितने सारे फ्रेंच लोग ने, जो इस्लामिक कम्युनिटी के लोग हैं फ्रांस के अंदर, उन्होंने ISIS ज्वाइन किया बिकॉज दे आर डेवलपिंग दिस सेंस ऑफ ग्रज, दिस सेंस ऑफ एलियनेशन। कुछ मेजर इंसिडेंट्स हैं जो आपको जानना चाहिए। चार्ली हेबिडो इंसिडेंट, अब 2015 का ये इंसिडेंट है जब चार्ली हेबिडो, जो वहाँ का एक न्यूज़पेपर है, कार्टून बनाता है ज़्यादातर, आप देखते हो न्यूज़पेपर में कार्टून आता है, इसी तरह का कार्टून न्यूज़पेपर है, सैटारिकल न्यूज़पेपर है। उसने एक कार्टून बनाया था प्रॉफेट मोहम्मद का, और इस कारण से कुछ इस्लामिक रेडिकल कम्युनिटी के लोगों ने उनके ऑफिस में घुस करके 12 लोगों को शूट डाउन कर दिया था। चार्ली हेबिडो इंसिडेंट नाम से जानते हैं। हाल फिलहाल का न्यूज़ भी आपने सुना होगा कि एक स्कूल टीचर ने प्रॉफेट मोहम्मद का एक कैरिकेचर, एक कार्टून सॉर्ट ऑफ दिखाया था, और इस कारण से कुछ एक रेडिकल इस्लामिक पर्सन वो दे गेट डिसइंचेंटेड, दे गॉट डिसइंचेंटेड, और उसने जा करके इस टीचर सैमुअल पैटी का गला ही काट दिया, बी हेडेड। द सैमुअल पैटी वाज बी हेडेड, हु वाज अ फ्रेंच टीचर एंड ही एग्जिबिटेड कैरिकेचर ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। तो ये सब कुछ इश्यूज़ हैं। अब सुन के लगेगा कि ये तो बहुत गलत बात है,
आपने क्यों इन 12 लोगों को मार कैसे सकते हैं, आप किसी का गला काट कैसे सकते हैं। और इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं, जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, इस तरह का डिबेट चलता है कि अगर क्रिश्चियंस जीसस का मजाक बना सकते हैं, जीसस पे जोक कर सकते हैं, तो मुसलमान कम्युनिटी के लोग प्रॉफिट मोहम्मद का मजाक क्यों नहीं उड़ा सकते। हम लोग अगर हम क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते हैं और अगर हम जीसस का मजाक उड़ा सकते हैं, उन पे जोक कर सकते हैं, उनका कार्टून बना सकते हैं, तो प्रॉफिट मोहम्मद का भी हम बना सकते हैं। लेकिन ये आर्गूमेंट पे प्रॉब्लम है, दिस आर्गूमेंट इज अनजस्टिफाइबल। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंडक्ट फॉर एवरीवन। आपको अपने रिलीजन में आपका टॉलरेंस है, आपको जो मानना है आप मानो, बट वाई टू इम्पोज सिमिलर आइडियाज ऑन अदर। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से समझो कि मैं अपने भगवान का मजाक उड़ाता हूं क्योंकि मैं लिबरल हूं, और आपने लिबरलिज्म के आइडिया को यूनिवर्सल आइडिया बना दिया कि ये सबको मानना चाहिए, ये जरूरी है, विमेन को बिकनी पहनना ही चाहिए क्योंकि इसी से उसकी फ्रीडम एग्जिबिट होती है। विमेन को बुर्का पहनना है, फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं नहीं बिकनी पहनो, दैट इज योर फ्रीडम, दैट इज योर चॉइस। अगर वो चॉइस से भी बुर्का पहन रही है तो आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, योर फ्रीडम इज बीइंग रिस्ट्रिक्टेड, यू आर बीइंग लिमिटेड। तो दिस इज द प्रॉब्लम। आप इम्पोज कर रहे हैं आइडियाज़ के अपने कि नहीं नहीं, जब तक आप ये नहीं करोगे, यू आर इम्पोजिंग अ पर्टिकुलर सेट ऑफ आइडेंटिटी, अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडक्ट, कि जब तक आप इस तरह के कपड़े नहीं पहनते, जब तक आप इस तरह से बातचीत नहीं करते, जब तक आप अपने भगवान का मजाक नहीं उड़ाते, तब तक आप लिबरल नहीं हैं। और अगर आप लिबरल नहीं हैं तो फिर आप सही रास्ते, आप सही आइडियाज़ को फॉलो नहीं करते, सही वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करते। योर वैल्यूज़ हैव प्रॉब्लम। दिस इज द issue. Every religion has its own culture, every community has its own culture, and they should be allowed to follow their own culture. They should not be told कि what is right, what is wrong. अब करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं। हाल फिलहाल में ये इंसिडेंट तो हुआ ही है, ये फ्रेंच टीचर का जो बिहेडिंग का इशू हुआ था फ्रांस के अंदर, तो वो हुआ ही है। अब साथ ही साथ फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कह दिया कि इस्लाम धर्म खतरे में है, इस्लाम धर्म गलत रास्ते पे जा रहा है, इट इज़ इन क्राइसिस। उन्होंने कहा कि ये रिलीजन जो है वो रेडिकल बना रहा है, लोगों को इनटॉलरेंट बना रहा है। एंड ही सेड कि नाउ ही विल डेवलप अ न्यू वे ऑफ लाइफ फॉर इस्लामिक पीपल लिविंग इन फ्रांस। तो फिर से वो वही गलती कर रहे हैं। अगर इस स्टेटमेंट को हम एनालाइज किया जाए तो ही इज मेकिंग द सेम मिस्टेक, जिस कारण से ये पूरा का पूरा कन्फ्लिक्ट हुआ है कि वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को होमोजीनियस बनाना चाहते हैं। वो वहाँ के इस्लामिक कम्युनिटी के लोगों को भी थोड़ा क्रिश्चियन आउटलुक देना चाहते हैं। व्हेन ही सेड कि ही विल डेवलप ए न्यू पैटर्न ऑफ लाइफ फॉर इस्लामिक कम्युनिटी इन फ्रांस, व्हाट डज दिस मीन? दैट ही इज ट्राइंग टू डेवलप अ यूनिवर्सल अप्रोच, अ होमोजेनाइज्ड आइडेंटिटी ऑफ फ्रेंच पीपल। दैट मीन्स ही इज ट्राइंग टू नेग्लेक्ट द कल्चरल रिलीजियस आइडेंटिटी एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मुस्लिम पीपल लिविंग इन फ्रांस। ये प्रॉब्लम है, इसको आइडेंटिफाई करना होगा। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन है मल्टीकल्चरलिज्म। आप सारे कल्चर को एक्सेप्ट करें, सारे कल्चर को आइडेंटिफाई करें, जिसका जो कल्चर है, जिसका जो ट्रेडिशन है, उसको उसके हिसाब से रहने दें। अगर उसको अपने गॉड को लेकर के टॉलरेंस नहीं है, वो उसका मजाक नहीं उड़ा सकता, उसका रिलीजन में ये स्ट्रिक्ट है कि उसका नहीं बनना चाहिए इमेज, तो आप क्यों बना रहे हो? वाई आर यू इम्पोजिंग कि नहीं नहीं, यू हैव टू बी लिबरल, यू शुड मेक फन ऑफ योर ओन गॉड। There should be respect for different culture and do not impose majoritarian ideas over minorities. इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। इंडिया का कॉन्सेप्ट सेकुलरिज्म का यही है कि सारे कल्चर को रेस्पेक्ट कीजिए, सारे कल्चर को बराबर जो जरूरत है उस हिसाब से उसको सपोर्ट दीजिए, और अगर उसमें कुछ गलती है तो उसको रेक्टिफाई कीजिए। दिस इज द आइडिया ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म दैट इज फॉलोड कॉन्सेप्चुअली इन इंडिया एंड दैट शुड बी रेप्लिकेटेड इन वेस्टर्न सोसाइटी। और ये देखो इतना इंपॉर्टेंट हो गया, हाल फिलहाल में ये डिबेट इतने ज़्यादा चल रहे हैं कि यूपीएससी ने लास्ट ईयर ये सवाल पूछ लिया था सीधा सीधा इन पेपर 2 जीएस, व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस अप्रोच ऑफ सेकुलरिज्म, एक्सप्लेन। 250 वर्ड्स में 15 मार्कर, ये सीधा सीधा पूछ लिया था। तो वेस्टर्न वर्ल्ड्स नाउ नीड इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, ये यूपीएससी में सवाल लास्ट ईयर आया है। अब नेचुरली मन में सवाल आएगा कि सर इंडिया का सेकुलरिज्म अगर इतना बढ़िया है तो भी इंडिया में प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं, इंडिया में क्यों कन्फ्लिक्ट होता है, इंडिया में क्यों रेडिकलाइजेशन का प्रॉब्लम है? देयर आर रेडिकल कन्फ्लिक्ट्स, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया ऑल्सो। तो इसका प्रॉब्लम, इसका आंसर ये है कि देखो हमारा जो कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, दैट इज़ वेरी मच एकोमोडेटिव, दैट इज़ वेरी मच टॉलरेंट, वो तो सब बढ़िया है, कॉन्सेप्ट वाइज वी आर परफेक्ट, लेकिन लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट इंडियन सेकुलरिज्म वो मिसिंग है। दिक्कत क्या है कि हमने स्टार्टिंग में सेकुलरिज्म टर्म को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी नहीं, हमने सेकुलरिज्म के सारे प्रिंसिपल्स अडॉप्ट कर लिए। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 25 to 28 डाल दिया हमने, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, वो सब हमने रख लिया।
सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल्स रखे, लेकिन टर्म सेकुलरिज्म को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अवॉइड किया फ्रॉम द प्रीएम्बल, क्योंकि उनको डर था कि जैसे ही हम सेकुलरिज्म टर्म लिखेंगे पीपल विल कंफ्यूज इट, पीपल विल अंडरस्टैंड दैट और मिसअंडरस्टैंड दैट वी हैव अडॉप्टेड द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म वेयर द गवर्नमेंट विल नॉट एट ऑल help you if you belong to a particular community, a particular religious group and you are facing certain challenges. तो भारत सरकार को डर था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको डर था कि अगर जैसे ही हम टर्म सेकुलरिज्म लिखेंगे लोगों को लगेगा कि हमने वेस्टर्न कॉन्सेप्ट सेकुलरिज्म ले लिया, इसलिए उसको लिखने से अवॉइड किया उन्होंने। लेकिन बाद में इसको ऐड किया गया इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। लेकिन जो भी आइडियाज हैं हमारे सेकुलरिज्म के, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर के आया है, वो अभी तक लोगों को पता ही नहीं है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब होता क्या है कि हमें सेकुलरिज्म का मतलब तो पता है नहीं अच्छे से, ज़्यादातर लोग जो हैं हमारे आसपास में, और इस कारण से भारत सरकार के हर एक स्टेप को हम लोग सस्पिशियस नज़र से देखते हैं। सम पीपल सी द सेम स्टेप एज अपीजमेंट, अदर सी इट एज डिस्क्रिमिनेशन। इसको मैं एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। आपको पता है हाल फिलहाल में भारत सरकार ने ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया है इस्लामिक कम्युनिटी में। अब जो रेडिकल मुस्लिम है वो कहेगा कि हमारे खिलाफ जाति हो रही है, हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हमारे खिलाफ हमारे जो रिलीजन का जो एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, और रेडिकल मुस्लिम इस तरह से बोलेगा। उसको नहीं पता, वो ऐसा तभी कह रहा है जब उसको इंडियन सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं पता। इंडियन सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट सिंपल है भाई, आपके लिए भारत सरकार इतने सारे वेलफेयर स्कीम्स भी चला रही है, साथ ही साथ अगर उसको लगता है कि आपके रिलीजन में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको वो रोकेगी भी, कर्टेल भी करेगी। दैट इज इंडियन सेकुलरिज्म। लेकिन यहाँ पे ये बोलेंगे कि नहीं हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंटरफेयरिंग और हमारा सेकुलर इंडिया इज नॉट सेकुलर कंट्री, तो वो अपना सेकुलर का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। भाई समझो तो हमारा सेकुलरिज्म है क्या। और जो हिंदू होगा, जो रेडिकल हिंदू होगा, वो कहेगा कि पिछले 70 सालों में क्यों नहीं हुआ, अब जाकर के क्यों कर रहे हो। तो पुरानी जो सरकार थी वो सेकुलर नहीं थी, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रही थी। लेकिन ये भी गलत है, जो पुरानी सरकार थी वो भी सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही थी। पहले उस सरकार के अंडरस्टैंडिंग थी कि ट्रिपल तलाक इज पार्ट ऑफ देयर रिलीजियस कल्चर, इनहेरेंट पार्ट ऑफ देयर रिलीजियस कल्चर, इसलिए उसको वो रिपील नहीं कर रही थी, इसलिए उसको वो बैन नहीं कर रही थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नो ट्रिपल तलाक एज ए प्रैक्टिस इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लामिक रिलीजन, तब जाकर के इनको सरकार को पावर मिला कि वो कानून बना करके इसको बैन कर सकते हैं। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो कुछ भी इंटीग्रल पार्ट है, आर्टिकल 25 कहता है, 26 कहता है कि किसी भी रिलीजन का जो इंटीग्रल पार्ट है वो फॉलो करने का अधिकार है हर एक इंडिविजुअल को। अंडर आर्टिकल 25 ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रीच एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन। तो पहले हमारी सरकार को पता ही नहीं था, वो इस कॉन्सेप्ट में थे कि चलो ट्रिपल तलाक तो उनके रिलीजन का एक प्रैक्टिस है, उसको फॉलो करने का उनका अधिकार है, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 25, और उसके हिसाब से उन्होंने उसको अलाउ किया था। लेकिन हम लोग समझते ही नहीं है इस बात को, वी डू नॉट अंडरस्टैंड। सो कॉन्सेप्चुअली आवर सेकुलरिज्म इज परफेक्ट, but we do not understand it and that leads to the problem. In both cases the government was following secularism. जब पहले इसको बैन नहीं किया था तब भी वो सेकुलरिज्म को फॉलो कर रहे थे, जब अब बैन किया है तब भी सेकुलरिज्म को फॉलो कर रहे हैं। दोनों में बीच में अंतर क्या पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन। जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करके बताया कि नो ट्रिपल तलाक इज नॉट इंटीग्रल पार्ट, तब ये बात क्लियर हो गई कि आर्टिकल 25 का जो प्रोटेक्शन है दैट डज नॉट अप्लाई ऑन ट्रिपल तलाक, तब जाकर के भारत सरकार ने इसको बैन किया। सो इन बोथ केसेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज सेकुलर, बट हम लोग क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि हमें अपना जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, वट एवर द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म दैट इंडिया हैज अडॉप्टेड, वी डू नॉट फॉलो इट। हमें तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म ही मोटा मोटा पता चलता है कि सरकार को रिलीजन के मामले में कुछ भी इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। दैट वी परसीव एज सेकुलरिज्म, दैट इज द प्रॉब्लम। अभी चैलेंजेज ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न सेकुलरिज्म अगर देखा जाए तो देखो वेस्टर्न सेकुलरिज्म का क्या प्रॉब्लम है, एक पूरी जो हमने अभी तक आर्टिकल पढ़ी है उसका समरी देख लेते हैं। वेस्टर्न सेकुलरिज्म का क्या प्रॉब्लम है कि वो एक यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल कंडक्ट निकालने की कोशिश कर रहा है कि हर एक इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। नेचुरली माइनॉरिटीज़ को के एस्पिरेशंस उसमें वायलेट होंगे, नेग्लेक्ट होंगे, क्योंकि जो यूनिफॉर्म यूनिवर्सल कंडक्ट वो लोग बनाएंगे दैट विल बी जनरली मोल्डेड अराउंड द कंडक्ट ऑफ मेजॉरिटेरियन और मेजॉरिटी कल्चर। तो माइनॉरिटी के जो एस्पिरेशंस हैं वो नेग्लेक्ट होंगे। तो ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। यानी नेचुरली इट विल लीड टू कन्फ्लिक्ट।
इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इनकॉर्पोरेट्स मल्टीकल्चरलिज्म। चाहे आप जिस भी कल्चर के हैं, आपको अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है अपने लैंग्वेज को, कल्चर को, रिलीजन को प्रिजर्व करके रखने का। सो कॉन्सेप्चुअली वी आर वेरी स्ट्रांग। हमारा इस कॉन्सेप्ट को अगर अप्लाई किया जाए तो कोई कन्फ्लिक्ट होना नहीं चाहिए। चैलेंज कहाँ है? पुअर अंडरस्टैंडिंग में। हमें पता नहीं है कि लोगों को भी पता नहीं कि हमारा सेकुलरिज्म है कैसा, इसको हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है, और इसका फ़ायदा उठाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और आजकल मीडिया ग्रुप। वो लोगों को भड़काते हैं और लोगों को फिर से इंसाइट करते हैं टू एंगेज इनटू वायलेंस। इस तरह के आप न्यूज़ कितने देखते रहते हैं हाल फिलहाल में। हमारी मीडिया को और कोई काबी नहीं है, कभी पाकिस्तान की बातें करेंगे, कभी कुछ और। सो दैट वे दे आर एक्सप्लॉइटिंग दिस आवर पुअर अंडरस्टैंडिंग। सो कॉन्सेप्ट वाइज आवर सेकुलरिज्म इज़ वेरी स्ट्रांग, द प्रॉब्लम इज़ इन इम्प्लीमेंटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about basic exchange cooperation agreement that was signed between India and US yesterday. This topic is important from our syllabus paper to international relations point of view. बैकग्राउंड समझते हैं। कल ही हमने डिस्कस किया था कि इंडिया और यूएस के बीच में 2+2 प्लेटफॉर्म की मीटिंग चल रही है और बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट उसके अंदर फाइनलाइज हो गया है। तो बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट एग्जैक्टली है क्या, जरा समझते हैं। सरल शब्दों में देखो, दिस एग्रीमेंट इज रिगार्डिंग जियो स्पेशियल कोऑपरेशन। जियो स्पेशियल कोऑपरेशन में होता क्या है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन शेयर करेगी। देखो होता क्या है कि हम लोग बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। इंडिया ने भी कई सारे सैटेलाइट लॉन्च कर रखे हैं, यूएस ने भी कई सारे सैटेलाइट लॉन्च कर रखे हैं। तो ये सैटेलाइट जो है इमेजेज कैप्चर करके वापस से हमें भेजती हैं। उस इमेजेज को हम लोग कहते हैं जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन। और जब हम एक दूसरे का जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो दैट इज़ नोन एज बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो ये बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट में जो अमेरिका के सैटेलाइट्स हैं वो इंडिया के साथ इमेजेज को शेयर करेंगे और जो इंडियन सैटेलाइट हैं वो यूएस के साथ इमेजेज को शेयर करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे मिलिट्री को फ़ायदा होगा। मान लो अगर हमें कोई मिसाइल लॉन्च करना है, हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ, चाइना की तरफ कोई मिसाइल लॉन्च करना है, तो हमें अब प्रॉपर जियो स्पेशियल इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलना चाहिए कि वो एरिया कहाँ पे है, किस तरीके से हमारा मिसाइल गाइडेड होना चाहिए। सो ऑल सच इन्फॉर्मेशंस कैन बी गिवन। लॉन्ग रेंज मिसाइल टारगेटिंग एंड नेविगेटिंग कैन बी डन विथ हेल्प ऑफ दिस अग्रीमेंट, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन अग्रीमेंट, विथ हेल्प ऑफ शेयरिंग ऑफ जियो स्पेशियल इन्फॉर्मेशन। कारगिल वॉर के टाइम में हम जियो स्पेशियल इन्फॉर्मेशन शेयर किया था इजराइल ने हमारे साथ। उसने बताया था इन्फॉर्मेशन ले लेकर के ये जो इंट्रूडर्स हैं, घुसपैठी कहाँ कहाँ छुपे हैं। दैट हेल्प्ड आवर इंडियन एयर फोर्स इन काउंटर अटैक। सो जियो स्पेशियल इन्फॉर्मेशन वॉर के टाइम में या काउंटर अटैक में काफ़ी मदद करते हैं। लेकिन इसका एक चैलेंज भी है। दिस बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट हैज़ सर्टेन चैलेंज। अब इंडिया का जो भी इन्फॉर्मेशन है जियो स्पेशियल इन्फॉर्मेशन वो यूएस के साथ शेयर होगा। अगर आपने परमाणु मूवी देखी होगी जॉन अब्राहम वाली, तो उसमें हम कैसे छुप छुपा करके हमने अपना जो ऑपरेशन शक्ति वाला एक्सप्लोजन था वो किया था। तो बहुत बार ऐसे क्रिटिकल इस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं जो हम यूएस के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे, बट नाउ आफ्टर दिस बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट हमें इस तरह के क्रिटिकल इस्टेब्लिशमेंट्स या मिलिट्री प्रोजेक्ट्स को छुपाना यूएस से मुश्किल हो जाएगा। सो दिस विल हैव अ थ्रेट ओवर मिलिट्री ऑटोनॉमी ऑफ इंडिया। The next article is taken from national segment. It is about Jammu and Kashmir Developmental Act. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. तो न्यूज़ आर्टिकल ये है कि भारत सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के एक एक्ट रिलीज़ किया है, जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंटल एक्ट। ये एक्ट पहले से था, इसमें थोड़े बहुत और नए रूल्स रिलीज़ किए हैं और इस रूल के हिसाब से अब कोई भी आउटसाइडर जम्मू एंड कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है और वहाँ सेटल हो सकता है। पहले अब कोई भी आउटसाइडर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सेटल नहीं हो सकता था, ज़मीन नहीं खरीद सकता था। इट वाज रिस्ट्रिक्टेड फॉर द लोकल और पीपल हैविंग डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओनली। सो जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंटल एक्ट, इसको जरा देखते हैं। नाउ अंडर दिस न्यू एक्ट द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट क्राइटेरिया हैज़ बीन ओमिटेड फॉर बाइंग लैंड एंड सेटलिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। इससे फ़ायदा क्या होगा? नाउ पीपल कैन गो एंड इन्वेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर और इससे वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल नॉट गेट रेडिकलाइज्ड और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो सिक्योरिटी थ्रेट है उसको बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता
सकता है। इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि जो वहाँ का एग्रीकल्चरल लैंड है दैट कैन नॉट बी बॉट बाई एनी वन फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज, दैट इज़ वन कंडीशन। और अगर हम ये चेंज को देखें तो ये इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट था भारत सरकार का। आपको पता है लास्ट ईयर व्हेन ऑन 5 अगस्त 2019 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीज्ड द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय मॉडिफिकेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एट दैट टाइम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी ने यही आर्ग्यूमेंट सबसे ज़्यादा दिया था कि एक बार जब जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हम हटा देंगे तभी तो जाकर के जम्मू एंड कश्मीर का हम डेवलपमेंट कर पाएंगे, तभी तो जाकर के वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अभी तो स्पेशल स्टेटस के कारण वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस न्यू लॉ इज इन लाइन विद द आर्ग्यूमेंट गिवन बाय यूनियन होम मिनिस्टर टू ब्रिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ रेडिकलाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूथ। लद्दाख के लिए भी इस तरह का लॉ जल्दी ही लाया जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा है। The next article is again taken from national segment. It is about electoral bonds. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. देखो इस आर्टिकल का पहले बैकग्राउंड समझते हैं फिर करंट इश्यूज देखेंगे। तो एक बात तो आप सब जानते हैं कि हमारे देश में जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के लिए, उसमें ब्लैक मनी एक मेजर हिंड्रेंस है। काला पैसा, लोगों के पास, जो नेता लोगों के पास बहुत सारा धन होता है, उस ब्लैक मनी की मदद से वो लोग वोट खरीद लेते हैं, लोगों में शराब बंटवा देते हैं, कुछ और गिफ्ट बंटवा करके वो वोट खरीद लेते हैं। सो द पॉइंट इज ब्लैक मनी इज़ वन ऑफ द मेन ऑब्स्टेकल इन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। और ब्लैक मनी के यूज को कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन 2018। सो मुद्दा क्या है? प्रॉब्लम इन इंडिया अर्लियर वॉज कि बहुत सारे जो लोग हैं जिनके पास इंडस्ट्रियलिस्ट या क्रिमिनल्स जिनके पास बहुत ब्लैक मनी है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड करते थे, पैसा दे देते थे कि भाई आप जीत जाओगे तो फिर मेरा ये सारा काम कर देना। और इनके पास तो ब्लैक मनी था ही, पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो कैश में फंड कर देते थे, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्लैक मनी होती है वो कैश में होती है। अगर बैंक अकाउंट में होगा या डिजिटल फॉर्म में होगा तब तो वो ब्लैक हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी अकाउंटिंग हो जाएगी प्रॉपर। तो इनके पास कैश रहता था, कॉरपोरेट्स के पास या फिर क्रिमिनल्स के पास, ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड कर देते थे कि आप जीत करके हमारा ये काम कर देना। सो दैट वाज द प्रॉब्लम, यूज ऑफ ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी के यूज को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने 2 एक्शंस लिए, 2 स्टेप लिए। पहले तो कैश डोनेशन को लिमिट कर दिया ₹2000 एट ए टाइम, यानी कि अगर आपको किसी भी पार्टी को डोनेट करना है तो कैश में अगर आपको डोनेट करना है तो यू कैन नॉट डोनेट मोर देन ₹2000 एट ए टाइम। सुन के अच्छा लग रहा है लेकिन इसका कुछ खास फ़ायदा नहीं है। आप 2000 एक बार से ज़्यादा 2000 का आप डोनेशन नहीं कर सकते, लेकिन एक ही दिन में आप 10 बार डोनेशन कर सकते हैं, 100 बार डोनेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको 2 लाख करना है तो एक ही दिन में आप 100 बार 2-2000 के डोनेशन कर दो। सुन के ऊपर से अच्छा लगता है लेकिन दिस स्टेप वॉज हॉलो, बट नेवरदलेस दिस स्टेप कैन बी रिटन इन द एग्जाम। अगर कभी सवाल आ जाए कि व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कर्ब यूज ऑफ ब्लैक मनी इन इलेक्शन प्रोसेस, आप लिख सकते हैं लिमिटेड द कैश डोनेशन टू ₹2000 एट ए टाइम। जो दूसरा था इंट्रोड्यूस्ड इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। तो ये आर्टिकल में हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ही समझ रहे हैं। देखो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2018। इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग डोनेशंस टू अ पॉलिटिकल पार्टी। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम्स में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदा जा सकता है 1000 रुपये का, 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ का, विदाउट एनी लिमिट। अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को 10 करोड़ देना है तो आप जा करके किसी बैंक से 10 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लें और जा करके आप उस पॉलिटिकल पार्टी को वो इलेक्ट्रल बॉन्ड दे दें और वो पार्टी जा करके फिर वो कैश करा लेगी। सो इट इज़ लाइक अ चेक बुक सिस्टम। तो इससे उम्मीद की जा सकती है कि ब्लैक मनी का यूज कम होगा, क्योंकि बैंक में तो पैसा डाल करके आपको निकालना है। आप पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड एग्जैक्टली काम कैसे करेगा, फिर समझेंगे कि ये ब्लैक मनी का यूज कैसे रोकेगा। मान लो ये एक डोनर है, इसको पैसा देना है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, इसका मन है कि मैं आम आदमी पार्टी को पैसा दूंगा क्योंकि उसके जो मैनिफेस्टोज हैं, जो उसका अप्रोच है वो मुझे अच्छा लगता है। मान लो कि मैं 1 लाख रुपया आम आदमी पार्टी को दूंगा, तो इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर के 1 लाख रुपया देना होगा और उसके बदले में इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदना होगा। और ये इलेक्ट्रल बॉन्ड इसको देना होगा आम आदमी पार्टी को, और वो आम आदमी पार्टी फिर जाएगी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर के वो इलेक्ट्रल बॉन्ड जमा करेगी और उसके बदले में 1 लाख रुपये ले लेगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड काम करता है। इसमें ब्लैक मनी को रोका जा सकता है, ब्लैक मनी कैन बी कर्ब्ड, क्योंकि अगर बैंक में जब पैसा डालोगे तो नेचुरली बैंक पहले हिसाब लेगी कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया। तो इन दैट वे
overall the use of black money in electoral funding is curbed with use of or help of electoral bonds. अब इसमें करंट इशू क्या है? हाल फिलहाल में एक पिटीशन फाइल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर वायलेटिंग राइट टू इंफॉर्मेशन, इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर वायलेटिंग आवर फंडामेंटल राइट्स, और एक प्ली फाइल किया गया, एक पिटीशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में। जरा समझते हैं कैसे ये हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। तो देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड में एनोनिमिटी मेंटेन की जाती है। एनोनिमिटी मतलब नाम नहीं बताया जाता है। ये बैंक जो है वो किसी भी कंडीशन में किसी को नहीं बताएगा कि किसने इससे कितना इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और वो इलेक्टोरल बॉन्ड कौन सी पार्टी को दिया गया। सो कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी इज मेंटेन्ड। नाइदर द डोनर नॉर द पॉलिटिकल पार्टी इज ऑब्लिगेटेड टू रिवील whom the donation comes from। अब ये जो पिटीशन है ये कह रहा है कि दिस इज अगेंस्ट द राइट टू इंफॉर्मेशन, दैट इज अ काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट। देखो, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप कभी भी आप नहीं पूछ सकते हैं कि अच्छा बताइए भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से कितने रुपए की कमाई हुई है, कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड से कितने रुपए की कमाई हुई है। दैट इज बियॉन्ड राइट टू इन्फॉर्मेशन, एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन को फिर इस पिटीशन में जोड़ा गया है थ्रू और एज ए फंडामेंटल राइट। तो जरा समझते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट कैसे हो गया। तो देखो, एक केस था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)(a, इंक्लूड्स राइट टू इम्पार्ट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन विच इंक्लूड्स फ्रीडम टू होल्ड ओपिनियन। Without information, we cannot exercise our right to speech and expression effectively guaranteed under Article 19(1)(a। ये बात आप समझो। आप ऐसा जो अनपढ़ आदमी है, मान लो जो बेचारा रिक्शा पुलर है जिसको कभी जीवन में पढ़ने का मौका नहीं मिला, अब उससे आप जाकर के पूछो कि बताओ भैया रफाल डील सही किया या गलत है, रफाल डील से आपका क्या ओपिनियन है। आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप एक्सरसाइज करो, जो आपका फंडामेंटल राइट है, और रफाल डील के बारे में आप बोलो, जो इच्छा है बोलो, ये आपका अधिकार है अंडर आर्टिकल 19(1)(a, दैट इज़ योर फंडामेंटल राइट। अब वो क्या बोलेगा बताओ, उसको तो कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है। सो द पॉइंट इज कि इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज your right to freedom of speech and expression guaranteed under article 19(1)(a, you must have access to right information, राइट अंडरस्टैंडिंग, और यही बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19(1)(a को इंटरप्रेट करते हुए कहा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट। और अब ये लोग कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है कि ये पैसा किसको गया है, किसने ये पैसा दिया है, कहाँ से ये पैसा आया और किस पॉलिटिकल पार्टी को ये गया है। दिस इज़ माई राइट टू इन्फॉर्मेशन। मुझे जानने का अधिकार है कि कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिला है थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, लेकिन हमें बताया नहीं जा रहा है। दैट इज़ वन ऑफ माई फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 2002। इस ग्राउंड पे इसको चैलेंज किया गया। जरा देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट में इस पर क्या फैसला आता है। अभी फैसला आना बाकी है। इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको थोड़ा हिंट्स लगेगा, वो हिंट्स हमने यहाँ पे आपको दे रखा है। विद हेल्प ऑफ दिस यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 142 to 144. Topic number 142 is about Bodo Pact of 2020. As per Memorandum of Understanding of Bodo Pact 2020, Bodoland Territorial Area District will restructure or rechristen into Bodoland Territorial Region. The size of the council will be increased to 60 from 40. Non-Bodo majority village will be excluded from Bodoland Territorial Region. This agreement is also known as tripartite agreement because three parties were involved in this agreement: the Union Government, the State Government of Assam, and Bodo militants, mainly represented by NDFB. Please attend this question that is based on topic number 142. Topic number 143 is about Lower Subansiri Dam. It is 2,000 megawatt project. It is located at the border of Arunachal and Assam. It is being developed by National Hydropower Corporation. It started in 2005 and was to be completed by 2010, but it could not be completed because of protest run by locals who claim that the dam cannot withstand earthquake and it is in seismic zone 5. और इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, तो कभी भी अर्थक्वेक आएगा तो पूरा का पूरा आसपास का एरिया बर्बाद हो जाएगा। इस कारण से वहाँ के जो लोकल्स हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने नहीं दे रहे हैं। बाकी दो और इससे एसोसिएटेड प्रोजेक्ट हैं। अपर सुबनसिरी प्रोजेक्ट वो है 2000 मेगावाट का। मिडिल सुबनसिरी प्रोजेक्ट उसकी कैपेसिटी है 1600 मेगावाट। अभी तक कोई भी कंप्लीट नहीं हो पाया है।
Topic number 144 is about rice beers of Assam. It is a popular drink amongst the tribal group of Assam. Different type of rice beers are being developed in Assam in traditional way. For example, Missing tribe जो rice beer बनाता है उसका नाम है अपोंग. तीवा ट्राइब जो राइस बियर बनाता था उसका नाम है जौ. अहोम ट्राइब जो राइस बियर बनाता था उसका नाम था संजा पानी या फिर लौ पानी और मोड. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 144. This is the answer of question number 139 to 141 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू पॉल्यूशन ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन सेक्टर एंड सेकंड वाज अबाउट नॉट करेक्टली मैच्ड असम राइफल बिकॉज असम राइफल गार्ड्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया म्यांमार. That's all from our side for today. Thanks for watching.